हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 7th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 4 वायु। इसका हम एक पार्ट पहले डिस्कस कर चुके हैं, अब ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला हेडिंग है आतपन या सूर्य ताप। सूर्य ताप क्या है या सन टेम्परेचर क्या है? तो सूर्य से जितना भी टेम्परेचर पृथ्वी पर आता है उसका कुछ परसेंट, बहुत थोड़ा सा परसेंट पृथ्वी अपने पास रोक लेती है। उसको हम बोलते हैं आतपन या सूर्यताप या सन टेम्परेचर। तो आपको लगेगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि सूर्य का जो ताप है वो पृथ्वी रोक लेती है। तो आप जब गर्मियों में दिन के समय कभी पृथ्वी पर, इस पर, धरती पर पैदल चल के देखिए तो आपको वो गर्म महसूस होगा। ठीक है, और जो गर्मियों के समय में हमारे जो घर मकान है वो गर्म हो जाते हैं, हीट हो जाते हैं, तो वो क्या है, एक तरह से वो जो सूर्य का ताप आ रहा है वो पृथ्वी अपने पास रोक रही है। ठीक है, रोक रही, जब वो रोक रही है तभी तो हमारी जो पृथ्वी है वो गर्म हो रही है, और जो हमारे दीवारें हैं, हमारे घर मकान है, वो सारे गर्म हो जाते हैं। इसलिए ये जो सूर्य का जो रोकने का क्रिया है वो सर्दियों में वो कम रोक पाती है और गर्मियों में ज्यादा रोक पाती है। तो ये जो टेम्परेचर को रोकने का है पृथ्वी पर, जो सूर्य का ताप है या आतपन है, ये जो पृथ्वी के इक्वेटर के आसपास तो ज्यादा होता है। ठीक है, वो ज्यादा रोकती है अपने पास ताप को, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही है, तो जितना ज्यादा आ रहा है उतना ज्यादा वो रोकने की कोशिश कर रही है ना। और ध्रुवों पे वो कम रोकती है। इसलिए जो हमारे ध्रुव हैं दोनों, वो उन पर उच्च वायु दाब है और वो पूरी तरह से लगभग पूरी साल ही वो जमे रहते हैं। ठीक है ना, क्यों आपको पता ही होगा कि जो हमारे ध्रुव हैं दोनों 90 डिग्री, इसमें भी देख सकते हैं आप, जो 90 डिग्री है वहां उच्च दाब बनता है और वो वहां पर प्रकाश को ज्यादा से ज्यादा नहीं पहुंच पाता है और कम से कम पहुंच पाता है, क्योंकि सूर्य जो है, मान लीजिए सूर्य ये है और पृथ्वी हमारी ये है, तो सबसे ज्यादा जो लाइट है, जो प्रकाश है या जो टेम्परेचर है वो इक्वेटर के आसपास पड़ता है। ठीक है, और दोनों उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर कम पड़ता है। तो आतपन की जो क्रिया है वो इक्वेटर पे ज्यादा होती है और इन पर ध्रुवों पर कम होती है। ठीक है ना, साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर कम होती है। अब दूसरा हम हेडिंग देखेंगे वायुदाब। वायुदाब क्या है? वायु द्वारा जो पृथ्वी की सतह पर दाब लगाया जाता है उसको हम वायुदाब बोलते हैं। अब जो हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तो हम कैसे चल पा रहे हैं और इधर उधर मूवमेंट कर पा रहे हैं, वो वायुदाब के कारण ही कर पा रहे हैं। हमें चारों तरफ से वायु ने घेर रखा है, वो हमारे ऊपर प्रेशर कर रही है। ठीक है, ऐसे करके ऐसे प्रेशर कर रही है, उसकी वजह से ही हम चल पा रहे हैं। और ये जैसे जैसे ऊंचाई में जाएंगे, जैसे जैसे हम पृथ्वी वायुमंडल की परतों में जाएंगे, वैसे वैसे ये तापमान जो वो वायुदाब जो है वो कम होता जाता है। वायुदाब पृथ्वी पे ज्यादा है और अंतरिक्ष की तरफ जाएंगे तो कम है। जैसे सबसे ज्यादा आपको मिलेगा वायुदाब क्षोमंडल पर, समताप मंडल पर, और जितनी भी परतें हैं उन पर कम मिलेगा, और अंतरिक्ष में तो वायुदाब होता ही नहीं है। इसलिए जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो कपड़े पहन के जाते हैं वायु वाले, उसमें एक विशेष प्रकार की वायु होती है। अगर वो उस तरह के कपड़े नहीं पहन के जाएंगे तो एक बल तो हमारे ऊपर वायु लगाती है, ठीक है, हमें पृथ्वी पर रोकने के लिए, और दूसरा बल जो है वो हमारी जो बॉडी है वो लगाती है उस वायुदाब के अपोजिट। एक बल लगाती है वायुदाब हमारे ऊपर, और एक दूसरा बल जो लगाती है वो हमारी बॉडी लगाती है वायुदाब के विपरीत। ठीक है, वायुदाब के विपरीत लगाती है। तो ये जो हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, वो किसकी वजह से चल रहे हैं? वायुदाब की वजह से। इसलिए अंतरिक्ष यात्री वायु वाले कपड़े पहनते हैं और जब वो अंतरिक्ष में जा पाते हैं। अगर वो ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे वायु वाले तो क्या होगा, वहां पर वायुदाब है नहीं, वायु हमारे ऊपर बल लगाएगी नहीं, और हमारी जो बॉडी है वो बल लगाएगी बाहर की तरफ, तो हमारी जो रक्त सराएं हैं, यानी कि जो अंतरिक्ष यात्रियों के रक्त सराएं, वो फट जाएंगी और उनकी मृत्यु हो जाएगी।
ठीक है ना। तो ये जो वायु दाब है ये पृथ्वी पर ज्यादा पाया जाता है, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, अंतरिक्ष की तरफ जाएंगे, तो ये वायु दाब कम होगा। इसीलिए अंतरिक्ष यात्री कैसे कपड़े पहनते हैं? वायु वाले कपड़े पहनते हैं, क्योंकि जो वायु दाब है वो हम पर बल लगाता है, और उसके विपरीत बल कौन लगाता है? हमारी बॉडी लगाती है। और अंतरिक्ष में वायुदाब नहीं होता है, और फिर हमारी बॉडी तो बल लगाती ही रहेगी, तो उससे क्या होगा? हमारी जो रक्तसुधाएं वो फट जाएंगी। अब सेकंड देखते हैं हम, थर्ड देखते हैं निम्न वायुदाब। ये वायुदाब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, निम्न और उच्च। लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर। अब लो टेम्परेचर क्या होता है? आप एक बर्तन लीजिए और उसमें पानी रख के उसे गैस पे रख दीजिए, आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि उस पानी से भाप उठने लगेगी, यानी कि जैसे ही पानी गर्म होता है उसमें से भाप उठने लगती है ना। और जब वो भाप उठ रही है ऊपर की तरफ, जब गर्म वायु उठ रही है, तो कैसा क्षेत्र बना रही है? वो बना रही है निम्न वायुदाब क्षेत्र। यानी कि जो निम्न वायुदाब क्षेत्र है, जो लो प्रेशर है, वो कैसा होता है? वो गर्म होता है, गर्म वायु होती है, और वो ऊपर की तरफ उठती है। ठीक है। और दूसरा है उच्च वायुदाब। उच्च वायुदाब क्या है? जो हमारा गर्म वायु है, वो सॉरी जो ठंडी वायु है, वो क्या है? वो नीचे की तरफ आना पसंद करती है, वो नीचे की तरफ उसका प्रेशर होता है ना। गर्म वायु का ऊपर की तरफ होता है, गर्म वायु होता है निम्न वायुदाब, और जो उच्च वायुदाब होता है, जो हाई प्रेशर होता है, वो हमेशा नीचे की तरफ जाता है। ठीक है ना, वो नीचे की तरफ जाता है। और जो उच्च वायुदाब होता है, उसकी जो वायु होती है वो ठंडी होती है। उच्च वाले की होती है ठंडी और निम्न वाले की होती है गर्म। ठीक है, गर्म वायु कैसी होती है? ऊपर उठती है, और उच्च वायु दाब जो होता है वो नीचे की तरफ होता है और ठंडी होती है। आइए हम इसको वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं। ये एक ग्लोब का ही रूप है जो फैला के दिखाया हुआ है। अब देखिए, ये है इक्वेटर, ठीक है, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश इसको बोलते हैं। इस जो सूर्य की किरणें हैं वो सबसे ज्यादा इस पर पड़ती हैं और सीधी पड़ती हैं। ठीक है, तो जो सूर्य की किरणें जो सीधी पड़ती हैं वो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिण में। ठीक है, तो देखिए ये जो है इक्वेटर के आसपास, ये क्या बनता है? निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है। निम्न वायुदाब क्षेत्र क्यों बनता है? क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं इक्वेटर पर, यानी कि भूमध्य रेखा पर, और वो क्या करती हैं? समुद्र के पानी को गर्म कर देती हैं, और समुद्र का पानी भाप बन के ऊपर उठने लगता है। ऊपर उठने लगता है तो निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है। ठीक है, और अब देखेंगे, मैं इस पर दिखाती हूं ग्लोब पर। ये विषुवत रेखा है, इसको इक्वेटर भी बोलते हैं और इसको डोलड्रम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा बनता है? निम्न वायुदाब। निम्न वायुदाब क्यों बन रहा है? क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी आ रही है इक्वेटर पर, और वो पानी गर्म होकर ऊपर उठ रहा है, यानी कि वायु अपने साथ क्या पानी लेके जा रही है ऊपर की तरफ। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है ना, वो इसी की वजह से होती है। जब गर्म होके पानी ऊपर जाएगा, और जब जैसे जैसे ऊपर जाएगा वायुदाब वैसे वैसे कम होता जाएगा, ऊपर जाके टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, और ये जब वायु ठंडी होगी तो उसका प्रेशर कैसा हो जाएगा? हाई हो जाएगा, और वो नीचे वर्षा के रूप में आ जाएगा। ठीक है, वो वर्षा के रूप में नीचे बूंदों के रूप में गिरेगा। और जो भौम जल है, यानी कि जो भूमि से जल निकाला जाता है, चाहे आप उसको नलकूप के द्वारा निकालें, यानी नलका अभी बोलते हैं उसको, नलकूप के द्वारा निकालें, या मोटर से निकाल लें उसको, या वो जो किसान सिंचाई करते हैं भौम जल से, यानी कि भूमि से जो जल निकाल के करते हैं, वो ज्यादातर जो भौम जल होता है वो किसकी वजह से होता है? वो बारिश की वजह से होता है, क्योंकि बारिश का पानी पृथ्वी में अंदर जाता है, और बाद में हम नलकूप के द्वारा या मोटर के द्वारा उससे पानी ऊपर लेके आते हैं। और हमारे घरों में जो भी पानी यूज होता है वो मोस्टली हम भौम जल यूज करते हैं, यानी कि भूमि में से निकाला हुआ जल, है ना। और वो भौम जल कैसे जाता है? वो इसकी वजह से जाता है, बारिश की वजह से। और बारिश किसकी वजह से होती है? इक्वेटर पे
सूर्य की किरणें सीधी आती हैं और निम्न वायु दाब बनाती हैं। गर्म होके जो वायु है वो ऊपर उठती है, वो अपने साथ पानी लेके जाती है। ऊपर जाके वो वायु, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा और उच्च वायु दाब बनाएगा। कम टेम्परेचर होता है, उच्च वायु दाब बनाता है। ठीक है, मैंने इस चीज को आप ध्यान रखिए, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। जो निम्न वायु दाब है उसकी वायु होती है गर्म, निम्न वाले की गर्म होती है, उच्च वाले की होती है ठंडी। ठीक है, अब देखिए ये इक्वेटर के आसपास तो होता है निम्न वायु दाब। अब 30 से 35 डिग्री तक होता है उच्च वायु दाब। उच्च वायु दाब की होती हैं 4 पेटियां हमारी पृथ्वी पर, 4 पेटियां होती हैं, और निम्न वायु दाब की होती है 3 पेटियां। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ये निम्न वायु दाब की एक ये पेटी हो गई, और एक 60 से 65 डिग्री पर, 60 से 65 अक्षांश पर 2 ये हो गई, उत्तर में और दक्षिण में। ठीक है, तो ये कितनी हो गई? 3 हो गई निम्न वायु दाब की। और ये आपकी बुक में चित्र दिया हुआ है, आप उस चित्र में से देख के समझने की कोशिश करें। ठीक है ना, जब तक आप मैप में और इन चित्रों से नहीं समझेंगे आपको नहीं समझ में आएगा। रट्टा लगा लेंगे, 1 से 2 दिन आपको याद रहेगा, तीसरे दिन आप भूल जाएंगे, और एग्जाम के टाइम पे तो बिल्कुल भी याद नहीं आएगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे वैसे ही हमारे माइंड में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो हमें वही चीजें याद आती हैं जिनके कॉन्सेप्ट हमारे पहले से क्लियर होते हैं। इसलिए आप इनको चित्र से या मैप से ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। ज्योग्राफी को कभी रटना नहीं चाहिए, उसको हमेशा समझना चाहिए। जैसे हम मैथ को समझते हैं वैसे ही हमें ज्योग्राफी को समझना चाहिए। ज्योग्राफी रट्टाफिकेशन नहीं चलता है ज्योग्राफी में। अब देखिए, अब मैं पढ़ाती हूँ आपको पवने। पवनों की दिशा कैसी होती है? वो होती है उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर। ठीक है, उच्च वायु दाब यानी कि ठंडी वायु कहां किधर की तरफ चलती है? गर्म वायु की तरफ। ठीक है ना, ये चलता रहता है। ठंडी वायु गर्म वायु की तरफ चलेगी, फिर गर्म वायु को वो ठंडा कर देगी, फिर कहीं दूसरी जगह गर्म वायु होगी, फिर वो उधर की तरफ चलेगी। तो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलता है। उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर, यानी कि जो ठंडी वायु वो हमेशा गर्म वायु में मिलना चाहती है। ठीक है, अब देखते हैं स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें कौन सी होती है? ये जो एक निश्चित अक्षांश पर चलती हैं, उन पवनों को हम बोलते हैं स्थायीय पवनें। स्थायीय पवनें किसको बोलते हैं? जो एक निश्चित अक्षांश पर चलती हैं। अभी मैंने आपको बताया ये 0 डिग्री है, इस पर ये डोलड्रम है, यहाँ पर कौन सी पवनें चलती हैं? यहाँ पर चलती हैं व्यापारिक पवनें, ट्रेड वाइंड चलती हैं, और इनको संग मार्गीय पवनें भी बोलते हैं। अब इनको ये जो पवनें होती हैं ये एक निश्चित अक्षांश पर चलती हैं, इनको बोलते हैं व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें इनका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये नौकायन में सहायक होती हैं। जो जितना भी व्यापार होता है हमारा उसके जो पानी के जहाजों से जो जितना भी व्यापार होता है ये उसमें बहुत ज्यादा सहायक होती हैं, नौकायन में बहुत ज्यादा सहायक होती हैं, इसलिए इनको व्यापारिक पवनें कहते हैं। और दूसरी होती है पछुआ पवनें, यानी कि जो पश्चिम की तरफ चलती हैं वो होती है 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर। ठीक है ना, तो इनको बोलते हैं स्थायीय पवनें, यानी कि एक निश्चित अक्षांश पर ही वो चलती हैं। व्यापारिक पवनें इक्वेटर के आसपास ही चलती हैं, वो ध्रुवों पर नहीं चल सकती, इधर नहीं चल सकती, कहीं और नहीं चल सकती, वो इक्वेटर के आसपास ही चलती हैं। पछुआ पवनें 30 से 35 डिग्री के अक्षांश के आसपास ही चलेंगी, उसके बीच में ही चलेंगी, 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच में, वो और कहीं नहीं चल सकती, वो इक्वेटर पे नहीं चल सकती, इसलिए इनका नाम दिया गया है स्थायीय पवनें। अब देखिए मौसमी पवनें क्या होती हैं। मौसमी पवनें होती हैं वो एक मौसम के हिसाब से चलती हैं। जैसे अब अपने भारत में देख लीजिए, हमारे भारत में 1 जून से लगभग जून की तरफ, ये आपको मैप दिख रहा होगा, लगभग जून की तरफ जो पवनें हैं वो समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। यानी कि आपने सुना होगा जो मानसून आता है वो जून में आता है और वो केरल में प्रवेश करता है। ठीक है, और कुछ पवनें इधर से भी आती हैं, है ना, पूर्व से भी आती हैं और पश्चिम से भी आती हैं। तो मौसमी पवनें जो होती हैं वो गर्मियों में कैसी चलती हैं? वो चलती हैं समुद्र से स्थल की ओर, ठीक है, इधर की ओर। और हमारे जो भारत में बारिश होती है वो इन मौसमी पवनों की वजह से ही होती है। तो कैसे चलती हैं? समुद्र से स्थल की ओर।
और सर्दियों में कैसे चलती हैं? वो स्थल से समुद्र की ओर लौटते हुए मानसून क्या होती है? अब देखिए स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें क्या होती हैं? एक निश्चित स्थान विशेष पर चलने वाली पवनों को हम स्थानीय पवनें कहते हैं। जैसे उत्तर भारत में गर्मियों में लू चलती हैं, उनको क्या बोलेंगे हम? स्थानीय पवनें। यानी कि किसी एक निश्चित स्थान पर चलने वाली पवनों को हम बोलते हैं। जैसे हमारे देश में तो चलती है लू, किसी और देश में कुछ और पवनें चलती होगी, उनका नाम कुछ और होगा। कहीं और कोई और पवनें चलती होंगी किसी और देश में, उनका नाम कुछ और होगा। देखो इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, स्थायी पवनें और स्थानीय। स्थानीय माने किसी एक निश्चित स्थान पर चलने वाली पवनें, ठीक है। और स्थायी माने एक स्थायी अक्षांश पे चलने वाली पवनें, एक निश्चित अक्षांश पे जो चलती हैं पवनें, ठीक है। इसी तरह की और इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता।